नमस्कार दोस्तों। देखिए 7 जनवरी को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है। उसकी आंसर की तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब बात करेंगे जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें हर एक क्वेश्चन को अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के बारे में कंप्लीट क्वेश्चन को खोलकर अपन बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आरपीएससी का एक पैटर्न रहा है कि जब भी कोई एग्जाम होती है तो पिछले सालों में जो पूछे हुए क्वेश्चन पेपर है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम हुई है उसमें जीके के जो क्वेश्चन आंसर आपको पूछे गए हैं, हो सकता है कि आने वाली जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होने वाली है वहां पर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे हालांकि, क्योंकि अपन हर एक क्वेश्चन के बारे में खोलकर बात करेंगे। तो भले ही चाहे अपन कम पढ़ें लेकिन जितना पढ़ेंगे उसको विथ एक्सप्लेनेशन डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका हर एक कंसेप्ट है वो क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर हो जाए। तो देखिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले तो आपको ये जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे इसको तो अपन स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये तो फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। अपन डायरेक्ट चलते हैं जीके के क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए यहाँ पर आपका सारे ये जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आए थे ये सारे क्वेश्चन आपके करंट जीके से रिलेटेड ही है। उसके बाद में जीके का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका मेन 35 नंबर क्वेश्चन से। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखिए आपका जीके का ही है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि देखने में आपको आसानी हो, और यहाँ पर अपन विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आपके जीके का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप देख लेना क्योंकि अपन आंसर की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अपन जीके का पोर्शन शुरू करते हैं जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपको राजस्थान जीके से पूछा गया था। ठीक है, राजस्थान जीके में ये जो मुगल काल है वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था, यह आपसे पूछा गया था। देखिए अकबर, मुगल शासक कौन है? अकबर। अकबर ने कौन सी नीति का पालन किया था? तो अकबर ने सुलह ए कुल की नीति का पालन किया था। कौन सी नीति का? सुलह ए कुल, सुलह कुल की नीति का पालन किया था। यह नीति थी अकबर की। इस नीति में अकबर क्या करता था? कोई भी शासक जिसको वो अपने अधीन करना चाहता था सबसे पहले उसको प्यार से समझाता। अगर वो प्यार से समझ जाता, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता, तब तो ठीक है। वो जो वार्षिक जो कर देना पड़ता था वो अकबर को चुका देता और अकबर के आधिपत्य में रहकर वो जो राजा होता था, जिस भी वो उसको जागीर मिलती थी वहां पर वो अपना शासन संचालित कर सकता था। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है जब अकबर सुलह कुल की नीति, यानी कि सुलह कुल का मतलब है कि उसको प्यार से समझाता था। अगर वो समझ जाता तब तो अच्छी बात है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता और अकबर के से जो अधिकार पत्र है वो प्राप्त करके बाद में उस फलानी जागीर के ऊपर वो अधिकार कर लेता। लेकिन जैसे मेवाड़ के जो महाराणा है वो किसी के अधिकार में रहकर जीवन यापन वो नहीं करते थे। जीता जागता उदाहरण आप महाराणा प्रताप को देख सकते हैं, मारवाड़ में आप चंद्रसेन को देख सकते हैं। इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इन्हीं में से एक था महाराणा प्रताप जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अकबर ने प्रताप को समझौते, यानी प्रताप को सबसे पहले सुलह कुल की नीति के तहत प्रताप को समझाने के लिए, या शुद्ध भाषा में कहें कि प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल, शिष्टमंडल का मतलब है 4 व्यक्तियों को भेजा था। उन 4 व्यक्तियों को अपन किस नाम से जानते हैं? जमा भट्टो के नाम से जानते हैं। जमा भट्टो के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो अकबर ने शिष्टमंडल भेजे थे 4, इससे पहले एक घटना हो चुकी है। इससे पहले एक घटना कौन सी हुई थी? 1568 में, 25 फरवरी 1568 को, 25 फरवरी 1568 की ये डेट इतिहास में काफी फेमस डेट है। देखिए 25 फरवरी 1568 को क्या हुआ था? मेवाड़ इतिहास का तीसरा साका हुआ था। मेवाड़ इतिहास का तीसरा साका हुआ था।
25 फरवरी 1568 में। इसमें क्या हुआ था, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया था और अकबर ने चित्तौड़ का जो प्रशासक है वो अब्दुल माजिद और आसफ खां को नियुक्त किया था। ये जो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1568 में, इस समय जो केसरिया किया था वो किसने किया था, फतेह सिंह ने, फतेह सिंह सिसोदिया ने यहाँ पर केसरिया किया था और जोहर किया था फूल कंवर ने। फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर हुआ था और केसरिया हुआ था फतेह सिंह। तो ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का तीसरा शाखा है। इस तीसरे साके में जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़, ईसरदास चौहान, फतेह सिंह जो सिसोदिया है वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। देखिए अपने बात की एक जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़ और ईसरदास चौहान, ये जो युद्ध हुआ था तीसरा साका, इस समय अकबर यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई ईसरदास चौहान से। ईसरदास चौहान ने इस युद्ध में एक भाला फेंका अकबर की तरफ और वो भाला अकबर के कान के नीचे से इस तरीके से सई करके निकल गया, कान के बिल्कुल नीचे से गर्दन के पास में। अगर वो भाला थोड़ा सा इधर से इधर हो जाता तो वहीं पर अकबर की जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाती। और अपन ये जो हल्दीघाटी युद्ध के बारे में आज बात कर रहे हैं शायद इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती और राजस्थान का जो इतिहास है वो शायद कुछ और ही होता, क्योंकि राजस्थान के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा खास तौर से इतने काबिल थे कि वो दिल्ली पर भी आराम से अधिकार कर सकते थे। इनकी वीरता को देखकर अपनी आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन उस दिन ईसरदास चौहान का जो भाला है वो थोड़ा सा चूक गया और कान के नीचे से चला गया। उस समय अकबर ने एक कथन कहा था कि मैंने मौत को अपने जीवन में इतना करीब से पहली बार देखा है, मैंने मौत को जीवन में इतना करीब से पहली बार देखा है। ये कथन अकबर के द्वारा कहा गया था। ये 25 फरवरी 1568 में जब ये मेवाड़ के इतिहास का तीसरा साका हुआ था उस समय। इस युद्ध में जयमल मेड़तिया और जो फतेह सिंह सिसोदिया है इनकी वीरता से अकबर काफी प्रभावित हुए थे। तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर ही अकबर ने आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया की जो मूर्तियां हैं वो लगवाई थी। ये जो जयमल राठौड़ है ये यहाँ के मेवाड़ का शासक ये नहीं था, ये मेड़ता का शासक था। ये मेड़ता का शासक था। 1562 में उदय सिंह की शरण में ये आ गया था। और फतेह सिंह सिसोदिया ये आपका राजसमंद में एक जगह है आमेठ, राजसमंद में एक जगह है आमेठ, ये आपकी राजसमंद में पड़ती है। तो ये आमेठ राजसमंद का जागीरदार था। ठीक है, तो ये जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होकर ही अकबर ने आगरा के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर इनकी मूर्तियां लगवाई थी। लेकिन राजस्थान में जयमल फतेह की जो मूर्तियां हैं ये आपकी कहां पर है, बीकानेर के शासक राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में इनकी मूर्तियां लगवाई थी। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके अधीन हो गया, 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है किसके अधीन हो गया था, ये अकबर के अधीन हो गया था। लेकिन आपका इसी में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो रणथंभौर का दुर्ग है ये भी मेवाड़ के अधीन आता था उस समय। ठीक है, तो अकबर ने सोचा कि चित्तौड़गढ़ पर तो अपना अधिकार हो ही गया, लगे हाथ रणथंभौर पर भी अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि रणथंभौर का जो जगह है वो भी उस समय मेवाड़ के अधीन ही आती थी। रणथंभौर का जो किलेदार है वो उस समय कौन था, सुरजन सिंह हाड़ा। रणथंभौर का किलेदार कौन था, सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा, ये जो सुरजन सिंह हाड़ा है ये भगवंत दास के कहने पर, कौन सा भगवंत दास, ये वही भगवंत दास है जिसकी अपन बात करने वाले हैं। मैं आपको टॉपिक से भटका नहीं रहा हूं, हर एक चीज को आपस में लिंक करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपका जो सारा कंसेप्ट है ये क्लियर हो सके। ये जो भगवंत दास है ये यही भगवान दास है, यही भगवंत दास है। इसी भगवंत दास के कहने के ऊपर ही रणथंभौर का जो किलेदार सुरजन सिंह हाड़ा इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अकबर ने 1569 में, 1568 में तो चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और 1569 में रणथंभौर दुर्ग भी पर अधिकार कर लिया था। किसने, अकबर ने। और रणथंभौर का जो शासक है वो मिहत्तर खां को बनाया था, या यूं कहें कि रणथंभौर का जो प्रशासक है वो किसको बनाया था, मिहत्तर खां को बनाया था। तो ये जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है अकबर ने 1569 में रणथंभौर दुर्ग अपने अधीन करने के बाद में यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये मिहत्तर खां को नियुक्त किया था। तो 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग अधीन होने के बाद में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1572 में। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की गोगुंदा में होली के दिन मृत्यु हो जाती है। लेकिन उदय सिंह की जो रानियां थी उसमें मुख्य रूप से एक थी धीरबाई
और एक थी आपकी जयवंताबाई। धीरबाई और जयवंताबाई ये किसकी रानियां थी? उदय सिंह की रानियां थी। ये जो धीरबाई है इसको रानी महियाणी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुत्र था जगमाल। इस धीरबाई का विशेष प्रभाव था उदय सिंह के ऊपर, इसलिए जैसे ही एक तरफ गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु होती है, दूसरी तरफ ये जो धीरबाई है अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर देती है। इसका पुत्र कौन था? जगमाल। और इसका पुत्र कौन था? प्रताप। प्रताप के बचपन का नाम एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, किक्का। किक्का या कुक्का, क्योंकि भील जाति के साथ में इसका पालन पोषण हुआ था, उसी के साथ में ये पला बड़ा था, बड़ा हुआ था। तो भील जो जाति है वो मुख्य रूप से प्रताप को किस नाम से पुकारती थी? किक्का नाम से पुकारती थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक तरफ उदय सिंह की मृत्यु होती है, दूसरी तरफ जो जगमाल है उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उदय सिंह की दूसरी पत्नी थी जयवंताबाई, उसका पुत्र था किक्का, कुक्का या फिर प्रताप। इस जयवंताबाई के पिता का नाम क्या था? अखिराज सोनग्रा। ये पाली के अखिराज सोनग्रा की पुत्री थी, तो ये प्रताप का नाना हो गया। तो प्रताप अपने नाना अखिराज सोनग्रा की सहायता से मेवाड़ का शासक बनता है। तो आप कहेंगे जब प्रताप शासक बनता है तो फिर जगमाल का क्या होता है? ये जो जगमाल है ये कहां पर चला जाता है? जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है। अरे आगे हल्दीघाटी का जो युद्ध होगा ना, उसी की तो अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, शिष्टमंडल नेतृत्व क्या था? तो जगमाल आगे अकबर के पास चला जाता है, अकबर की शरण में। अकबर उस समय उसे जहाजपुर की जागीर प्रदान करता है। ठीक है, बाद में दत्तानी का युद्ध होता है आगे चल करके 1583 में। तो दत्तानी के युग में जो जगमाल है वो मुगलों की ओर से लड़ता है, लेकिन सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान से जगमाल लड़ता हुआ मारा जाता है। और जो जगमाल का चैप्टर है वो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1583 के अंतर्गत। लेकिन 1583 से पहले हल्दीघाटी का युद्ध भी होता है, जिसकी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, शिष्टमंडल का नेतृत्व करेगी। तो इतनी बात अपन कर चुके हैं। महाराणा प्रताप है ये गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। महाराणा प्रताप जो गद्दी पर बैठते हैं तो कब बैठते हैं? जब उदय सिंह की मृत्यु होती है। और उदय सिंह की मृत्यु कब होती है? 28 फरवरी 1572 को। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है ये भी कब होता है? 28 फरवरी 1572 को। ठीक है, ये क्या होता है? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। देखिए 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहां पर होता है? गोगुंदा में होता है। गोगुंदा में सलुम्बर के जो कृष्णदास चुंडावत है उन्होंने महाराणा प्रताप को राजकीय तलवार बांधी थी। लेकिन महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें, ये जो महाराणा प्रताप है इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था ये आपका कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल है। बादल महल आगे दो भागों में बटा हुआ है। वहां पर जो जूनी कचहरी है वहां पर विक्रमी संवत 1597 को, विक्रमी संवत 1597 को, विक्रमी संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी 1597 को ही हुई थी। ठीक है, आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? 1597 में कोई जन्म हुआ था और 1597 में कोई मृत्यु हो गई। लेकिन बिल्कुल सही बात है, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो 1597 में विक्रमी संवत का हुआ था। लेकिन महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो ईस्वी सन में हुई थी। ईस्वी सन। ठीक है, और ईस्वी सन कौन सी थी आपकी? उस समय 1597 में थी। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1597 को, जबकि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी ईस्वी सन 1597 में। ठीक है, तो ये हुआ था विक्रमी संवत 1597। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती भी मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का ये प्राथमिक राज्याभिषेक है वो आपका गोगुंदा में होता है, लेकिन बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था, इनके पिता का नाम है उदय सिंह था। इनकी माता जयवंताबाई जो कि पाली के अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम अजबदे पंवार था जो कि बिजोलिया के रामरक पंवार की पुत्री थी। इनके बचपन का नाम किक्का था, कुक्का था। इनको प्रताप के नाम से आगे चलकर ये फेमस हुए थे। इनके घोड़े का नाम चेतक है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार जो रीट की 18 की एग्जाम हुई थी उसमें हाथी का नाम पूछा गया था। ठीक है, आई थिंक 2021 में जो रीट की एग्जाम हुई थी जिसमें पेपर वो रद्द हो गया था पेपर आउट होने के बाद में, तो उसमें भी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया था। और वहां पर जैसे ही चेतक ऑप्शन में दिखा तो बहुत से अभ्यर्थी टूट पड़े कि चेतक ही कर दिया। अब ये नहीं देखा कि वहां पर हाथी पूछा है या फिर घोड़ा पूछा है। तो इनके घोड़े का नाम चेतक था जबकि इनके हाथी का नाम राम प्रसाद या लूणा था।
ठीक है। उपनामों की बात करें तो इनको हल्दीघाटी का शेर कहा जाता है, महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है, हिंदुआ सूरज के नाम से इनको जानते हैं, पाथल के नाम से जानते हैं, किक्का के नाम से जानते हैं। ये महाराणा प्रताप के उपनाम हो गए। अपन बात करेंगे समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अपन बात कर रहे थे सुलह कुल की नीति के तहत महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, और वो 4 शिष्टमंडल कौन कौन से हैं? जमा भट्टो है, जिसमें जमा भट्टो की बात करें तो जैसे जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची, मां से मान सिंह, ये मान सिंह वही जयपुर वाला मान सिंह है, और वैसे भगवंत दास या भगवान दास, और टैसे टोडरमल। टोडरमल का जो योगदान है वो इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में टोडरमल का योगदान ज्यादा है बजाय राजस्थान हिस्ट्री के। लेकिन ये आपको चारों नाम ध्यान में रखने हैं। 4 शिष्टमंडल भेजे थे। इस बार एग्जाम में यह पूछा गया था कि कौन सा इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो पूछा गया है कौन सा शिष्टमंडल में शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए अबुल फजल है, वो इन चारों में नहीं है, इसलिए अबुल फजल ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आंसर की बात हो गई। हो सकता है आपको एग्जाम में ये भी पूछ ले कि इनको कब भेजा गया था। तो सबसे पहले देखिए जलाल खां कोरची को भेजा गया था सितंबर 1572 में, 1572 में सबसे पहले 1572 में आया। बाकी की ये तीनों 1573 में है, ये 1573 में है, ये भी 1573 में है, और ये भी 1573 में है, बाकी के 1573 में। ठीक है, इसकी डेट है सितंबर 1572। अब ये जो मान सिंह है ये आपको अप्रैल भी कई बुक में देखने को मिलता है, और कई बुक में आपको जून भी देखने को मिलता है। दोनों ही डेट आपको मिलती है, अप्रैल या फिर जून में। लेकिन इन दोनों का कन्फर्म है, भगवान दास है ये आपका सितंबर में आया था फिर से, और जो टोडरमल है ये आपका दिसंबर में आया था। ठीक है, ये कन्फर्म आपको देखने को मिलता है। तो सितंबर 1572 में सबसे पहले जलाल खां कोरची आया था, अप्रैल या फिर जून 1573 में मान सिंह आया था, भगवंत दास आया था सितंबर 1573 में, और बाद में टोडरमल है वो दिसंबर 1573 में आया था। ये चारों ही अकबर के द्वारा भेजे गए थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, या यूं कहें कि महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, ये मनाने के लिए आए थे महाराणा प्रताप को। लेकिन महाराणा प्रताप को ये मनाने में असफल रहे थे। उसके बाद में असफल रहे, इसका मतलब क्या होगा, युद्ध होगा, क्योंकि अकबर की सुलह कुल की नीति यही कहती है सबसे पहले प्यार से समझाओ, अगर वो मान जाए तो फिर उसको हथियार से समझाना पड़ता है। तो हथियार का मतलब है आगे चलकर युद्ध हुआ, और युद्ध आपका कौन सा हुआ, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। तो अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की जो योजना बनाई थी वो कहां पर बनाई थी, अकबर दुर्ग में बनाई थी, अकबर का दुर्ग। और अकबर का किला कहां पर है, अकबर का दुर्ग या अकबर का किला कहां पर, आपका अजमेर में है। अरे अजमेर में है ना अकबर का किला, जिसको मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये योजना कहां पर बनी थी, हल्दीघाटी के युद्ध की योजना कहां पर बनी थी, अकबर का दुर्ग या मैगजीन दुर्ग, और वो कहां पर आपका अजमेर में है। इस योजना के तहत अकबर का जो सेनाध्यक्ष है वो, या यूं कहें कि हल्दीघाटी के युद्ध का जो प्रधान सेनापति है वो कौन, आपका मान सिंह को बनाया गया था। और अकबर की सेना ने अजमेर से चलने के बाद में मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचती है, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मांडलगढ़ कहां पर पड़ता है आपका, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आती है। और यहाँ पर ये 18 से लेकर 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण लेती है। अब आप कहोगे सैन्य प्रशिक्षण क्यों लेती है, देखिए महाराणा प्रताप की जो सेना है वो मेवाड़ में रहती थी, और महाराणा प्रताप की सेना मेवाड़ में रहती थी। इसका मतलब मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो कैसा, आपका पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए महाराणा प्रताप की सेना को पहाड़ों में लड़ने का अभ्यास था। लेकिन अकबर को इस चीज का पता था कि वहां पर पहाड़ है, और पहाड़ पर लड़ने का अभ्यास है वो अकबर की सेना के पास में नहीं था। लेकिन राजस्थान के जो मान सिंह है या आपके आमेर के जो कि प्रधान सेनापति थे, ये इस चीज को जानते थे। तो इन्होंने मांडलगढ़ भीलवाड़ा ये पहुंचते हैं, और 18 से लेकर 21 दिन का ये सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें वो पहाड़ों पर जो युद्ध अभ्यास है वो सैन्य कला है वहां का वो प्रशिक्षण लेते हैं, और बाद में युद्ध के मैदान में वो उतरते हैं। लेकिन हल्दीघाटी से पहले जो अकबर की सेना है मान सिंह के नेतृत्व में, उसने अपना अंतिम पड़ाव कहां पर डाला था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर की सेना ने हल्दीघाटी युद्ध से पहले अपना अंतिम पड़ाव कहां पर डाला था, तो ये मोलेला गांव राजसमंद में डाला था। कहां पर, मोलेला गांव कहां पर आपका, राजसमंद में है। दोनों ही राजसमंद में है। अगर ये पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की सेना ने अपना अंतिम पड़ाव कहां पर डाला था, तो वो लोसिंग गांव में, लोसिंग या फिर लेसिंग गांव में,
ये भी कहां पर आपका राजसमंद में है, लोसिंग गांव, ये भी आपका कहां पर है, राजसमंद में है। तो अकबर की सेना का जो अंतिम पड़ाव है हल्दीघाटी युद्ध से पहले वो मोलेला गांव राजसमंद में है, और महाराणा प्रताप की सेना का जो अंतिम पड़ाव है वो आपका कहां पर है, लोसिंग गांव में है। मुगल सेना में हरावल भाग का जो नेतृत्व है वो जगन्नाथ कच्छावा के द्वारा और आसफ खां के द्वारा किया गया था। हालांकि मुगल सेना में, या यूं कहें कि मान सिंह की जो सेना है उसमें 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे, यानी कि 1/4 सैनिक थे। लेकिन फिर भी मेवाड़ी जो सेना है वो पूरे जोश के साथ में लड़ी थी। चंदावल भाग का जो नेतृत्व है मुगल सेना में वो किसने किया था, मेहतर खां ने किया था। ये तो बात हो गई अकबर के योजना की। अकबर ने जो योजना बनाई थी वो, या अकबर के दुर्ग अजमेर में इस युद्ध की योजना बनाई गई थी। लेकिन महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले योजना के दौरान अपनी सेना के हरावल भाग का जो नेतृत्व है वो किसको दिया था, हकीम खां सूर को दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था, हकीम खां सूर के द्वारा किया गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये आपको ध्यान में रखना है। जितना भी मैंने मैटर यहाँ पर लिखा है और जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो इसको आप ध्यान से सुने, ठीक है। महाराणा प्रताप के पास में लगभग 20,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना के दौरान अपनी सेना का जो हरावल भाग का नेतृत्व है वो किसको सौंपा था, हकीम खां सूर को सौंपा था, जो कि एक पठान था, ठीक है। तो राजपूती सेना के हरावल भाग का नेतृत्व एक पठान को सौंपा गया था, ठीक है। तो उस समय हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये लोसिंग गांव वाली अंतिम पड़ाव है महाराणा प्रताप की सेना ने डाला ही था। उसके बाद में हल्दीघाटी का युद्ध होता है। हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो 18 जून भी आपको देखने को मिलता है, और 21 जून है वो भी देखने को मिलता है। 1576 में राजसमंद में हुआ था, वो सारा आपको शायद पता ही होगा। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, और मान सिंह और आसफ खां इसके साथ में था। मान सिंह के एक तरफ महाराणा प्रताप था, दूसरी तरफ मान सिंह और आसफ खां थे। यह युद्ध जो है वो अनिर्णायक युद्ध रहा था। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इस युद्ध में अकबर की सेना इस युद्ध में पराजित हुई थी। अब आप कहोगे अकबर की सेना पराजित कैसे हुई थी? देखो, अकबर की सेना पराजित इसलिए हुई थी क्योंकि अकबर का जो मूल उद्देश्य था वो इस युद्ध में पूर्ण नहीं हुआ था। अब कहने को यह भी कहते हैं कि जो अकबर के साइड वाले जो इतिहासकार हैं वो ये लिखते हैं, तब वो कहते हैं कि अकबर की जीत हुई थी। अपने वाले जो इतिहासकार लिखते हैं वो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत बताते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इस युद्ध में अकबर की पराजय हुई थी, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है उसमें उस युद्ध का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। अकबर का मूल उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। लेकिन ये जो मूल उद्देश्य है ये अकबर का इस युद्ध में पूरा नहीं हुआ था। प्रताप का हाथी है राम प्रसाद, वो मुगल सेना ने युद्ध के बाद में अकबर के पास में वो ले गई थी, तो अकबर ने इसका नाम परिवर्तित करके पीर प्रसाद कर दिया था। युद्ध में मुगल सेना की ओर से कई हाथी इसमें लड़े थे, जैसे गजमुक्ता है, गजराज है, मर्दाना है, नगाला है, कई हाथी है वो मुगल सेना की ओर से युद्ध में लड़े थे। और इस युद्ध के दौरान मुगल सेना में जो जोश बढ़ने का कार्य किया था वो किसने किया था? मेहतर खां ने किया था। किसने किया था? मेहतर खां ने किया था। मुगल सेना में जोश बढ़ने का कार्य। तो आप कहोगे जोश कैसे? देखिए क्या हुआ था, जब हल्दीघाटी का युद्ध चल रहा था तो उस समय मेवाड़ी जो सेना है वो अपनी जो जीत का परचम है वो इसमें ज्यादा लहरा रही थी, या यूं कहें कि आगे चल रही थी। लेकिन मेहतर खां ने जब ये देखा कि मुगल सेना है वो पीछे चल रही है, तो मेहतर खां ने कहा कि पीछे से शहनशाह जो अकबर है वो अपनी सेना के साथ में खुद युद्ध स्थल में पधार रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो मुगल सेना है उसमें जोश हुआ। कैसे जोश आया कि अकबर सम्राट जो है वो खुद युद्ध में लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो फिर हमें हराने वाला कौन है, हमारी जीत निश्चित होगी। और बाद में वो दुगने जोश के साथ में इस युद्ध में लड़ी। आपको पता होगा कि अकबर स्वयं इस युद्ध में, हल्दीघाटी के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं था, ठीक है। ये बादशाह अकबर के आने की जो झूठी खबर है, या यूं कहें कि अफवाह है, ये किसने फैलाई थी? मेहतर खां ने फैलाई थी। इस युद्ध के दौरान, हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने बहलोल खां के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। तो ये कई फोटो हैं वो चर्चा में रहती हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े सहित वाले से इस तरीके से 2 टुकड़े किए हुए। तो ये आपने देखी होगी शायद। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वो इस युद्ध में घायल हो जाता है। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि, या यूं कहें कि युद्ध का जो मैदान है वो छोड़कर जाते हैं। कहां पर जाते हैं? बलिच्चा गांव राजसमंद में। कहां पर पहुंचते हैं? बलिच्चा गांव। ये भी कई बार पूछा जाता है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप कहां पर जाते हैं? सबसे पहले तो ये बलिच्चा गांव राजसमंद में जाते हैं, जहां पर चेतक ने अंतिम सांस ली थी। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि
से बाहर जाने के बाद में महाराणा प्रताप का जो राजमुकुट है वो किसने धारण किया था? झाला विद्या ने धारण किया था। महाराणा प्रताप का किसने धारण किया था? झाला विद्या ने। झाला विद्या ने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था और झाला अज्जा ने किसका धारण किया था? सांगा का धारण किया था। तो ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। चेतक की समाधि, क्योंकि बलीचा गांव सबसे पहले ये पहुंचे थे, तो बलीचा गांव राजसमंद में ही चेतक की समाधि बनी हुई है। गिरधरासिया ने एक ग्रंथ लिखा है। गिरधरासिया ने संगीत रासों के अनुसार शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप की जो मुलाकात है वो बलीचा गांव में ही होती है। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा केटक या यूं कहें कि त्राटक है वो महाराणा प्रताप को सौंपा था, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो केटक और चेतक था वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जबकि केटक है वो शक्ति सिंह का घोड़ा था, जो कि महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह। यह मुगल सेना की ओर से शामिल हुआ था, लेकिन बाद में युद्ध में देखा कि इसका भाई जो है वो युद्ध भूमि में घायल हो चुका है, युद्ध भूमि को छोड़ रहा है। तो बाद में इसकी जो यूं कहें कि भातृत्व प्रेम है ये जाग उठा और शक्ति सिंह है ये महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए बाद में अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देता है। ठीक है, इस तरीके की जो बातें हैं वो राज प्रशस्ति में और अमर काव्य जो वंशावली है जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है, संगीत रासो गिरधरासिया का जो ग्रंथ है उसके अनुसार इस तरीके की बातें हैं वो लिखी गई हैं। अकबर के हाथी का नाम इस युद्ध में हवाई था, मान सिंह के हाथी का नाम इसमें मर्दाना था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद लोना था। ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में प्रताप ने आवड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। हल्दीघाटी के बाद में आगे चलकर 85 में प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था, लेकिन सबसे पहले आवड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। वो अस्थायी राजधानी थी। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि चावंड ही आपको दिया गया मिलता है, लेकिन एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हल्दीघाटी युद्ध के तुरंत बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी के रूप में किसे बनाया था, तो वो आवड़गढ़ को बनाया था। यहाँ से आगे चलने के बाद में जो महाराणा प्रताप है वो कोल्यारी गांव उदयपुर पहुंचते हैं। और अगर हल्दीघाटी के युद्ध में राजपूत सरदार कौन कौन से वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो इसमें झाला विद्या वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो राम सिंह थे ग्वालियर के वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। रामदास राठौड़ है, कृष्णदास चुंडावत है, हरि सिंह आड़ा है, ये सारे इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। हल्दीघाटी के युद्ध को और कई नामों से जाना जाता है, जैसे आशीर्वाद महोदय ने इसको बादशाही बाग का युद्ध कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली कहा है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है, खमनोर का युद्ध इसे अबुल फजल ने कहा है। बादशाह बाग का तो युद्ध कहा है एल श्रीवास्तव ने और बादशाही बाग का युद्ध कहा है आशीर्वाद महोदय ने। ठीक है, इसके अलावा इसको रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज है, हल्दीघाटी युद्ध का जो यूं कहें कि प्रत्यक्ष वर्णन है, आंखों देखा वर्णन है, वो किसने किया है? बदायूनी ने किया है। बदायूनी ने हल्दीघाटी युद्ध के बारे में अपनी जानकारी किससे मिलती है? बदायूनी का एक ग्रंथ है मुंतख्वाब उत तवारीख। मुंतख्वाब उत तवारीख जो ग्रंथ है ये किसका है? आपका बदायूनी का है, क्योंकि बदायूनी हल्दीघाटी के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था। ठीक है, सजीव वर्णन, आंखों देखा वर्णन इन्होंने मुंतख्वाब उत तवारीख ग्रंथ में किया है। बदायूनी इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षदर्शी था। इसने बदायूनी जो है इसने जो राजपूत सैनिक थे उनके खून से अपनी दाढ़ी रंगवाई थी। इस तरीके की बातें भी आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरीके की बातें एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाती हैं। यहाँ से प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचता है, आगे बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग जाता है। महाराणा प्रताप ने स्वभूमि विध्वंस की नीति अपनाई थी और छापामार पद्धति अपनाई थी, और गोगुंदा में जो रसद सामग्री, वो जो भोजन सामग्री है उसकी आवाजाही के रास्ते बंद कर दिए थे। इस तरीके से रसद सामग्री की गोगुंदा में कमी हो गई, तो मुगल सेना जो है वो गोगुंदा से छोड़कर बाद में वापस अजमेर लौट जाती है। अजमेर लौट जाती है तो उसके बाद में महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर पीछे से अधिकार कर लिया था और यहाँ का जो कार्यभार है वो मांडल कुंपावत को सौंपा था। मांडल कुंपावत को। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। महाराणा प्रताप ने वापस से गोगुंदा पर अधिकार करके यहाँ का कार्यभार किसको सौंपा था? मांडल कुंपावत को सौंपा था। उसके बाद में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में काफी संघर्ष चलता है हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में भी, तो वो अपन आगे बाद में फिर कभी बात करेंगे। अपन बात कर रहे थे अकबर ने महाराणा प्रताप के समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे, कौन इसमें शामिल नहीं था? तो जैसे जलाल खां कोरची 1572 में आया था, उसके बाद में वैसे भगवनदास और तैसे टोडरमल जो कि दिसंबर 1573 में आया था। तो यहाँ पर अबुल फजल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।